नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को अब एटमी युद्ध के रूप में बदलने की चेतावनी दे डाली है। देश को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वे यह कहकर गीदड़ भभकी नहीं दे रहे हैं कि वे रूस की रक्षा के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में मुंह की खाने के बाद पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन भेजने का फैसला भी किया है। उनका इरादा यूक्रेन के करीब 15% भूभाग को उससे अलग करना है, जिसमें यूक्रेन के 4 बड़े इलाके शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से रूस का यह सबसे बड़ा सैनिक कूच अभियान बताया जा रहा है, जिसमें 3 लाख सैनिकों को तुरंत यूक्रेन रवाना कर दिया गया है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या हुआ है अचानक जिसके कारण पुतिन ने अपनी रणनीति बदली है? कई सारी बातें इसमें कही जा रही हैं, लेकिन समझ लेते हैं कि इस खबर को लेकर क्या क्या अभी तक हुआ है। पुतिन ने कल अपने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो यूक्रेन का बंटवारा करने जा रहे हैं। इसमें यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने की कोशिश यूक्रेन को करने के जा रहे हैं रूस की ओर से, और पश्चिम ने सारी हदें पार कर दी है। ये आरोप व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के ऊपर लगाया है और यूक्रेन को भी चपेटे में लिया है। 3 लाख सैनिक जो रिजर्व सैनिक हैं उनको बुला लिया गया है और इनको यूक्रेन भेजने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी पुतिन ने दे डाली है कल के अपने संबोधन में। रणनीति के पीछे बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों पर वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बताकर पश्चिमी देशों को यूक्रेन से अलग करना चाहते हैं, उन्हें झुकाना चाहते हैं, और जिस तरह से लगातार समर्थन पश्चिम कर रहा है यूक्रेन का, उसको भी वो रोकना चाहते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा कूच सैनिकों का यह बताया जा रहा है, जिसमें कि 3 लाख रिजर्व सैनिक भेजे जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूस का सबसे बड़ा कूच इसे बताया गया है। 2.5 करोड़ लड़ाके हैं, जिनमें से 3 लाख को पुतिन ने बुलाने का फैसला किया है, और इसमें यूक्रेन के 15% भूभाग को तोड़ने की तैयारी पुतिन की है। डोनेट्स्क, लुहांस्क के बाद 2 अन्य हिस्सों पर भी पुतिन की नजरें हैं। खरसोन और जापोरिजिया में भी जनमत सर्वेक्षण कराने की बात पुतिन की ओर से कही गई है। लेकिन जहां तक पश्चिमी देशों का सवाल है, वो बहुत करीब से पुतिन की रणनीति को देख रहे हैं। उन्होंने इन 2 क्षेत्रों में जनमत सर्वेक्षण को फर्जी करार दिया है और कहा है कि इसका जो भी परिणाम हो, लेकिन इसे न तो यूक्रेन और न ही अन्य पश्चिमी देश कभी स्वीकार करेंगे। फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक तरह का राजनीतिक प्रहसन है, पैरोडी है, और एटमी हथियारों का डर पुतिन ने दिखाया है। यूक्रेन को तोड़ने के लिए अभी तक उनके विदेश मंत्री एटमी हथियारों की बात करते थे, लेकिन पुतिन की ओर से इस तरह की बात भी अब कही गई है, जिसमें कि एटमी हथियारों की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि रूस के पास अमेरिका से ज्यादा एटमी हथियार हैं, और पश्चिम पर भी पुतिन आरोप लगा रहे हैं कि वो भी इन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहां तक अब बात पहुंचा दी गई है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात होने लगी, और 3 लाख सैनिकों को भेजने का फैसला भी पुतिन वहां पर कर चुके हैं। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए स्कंद तायल साहब हैं, पूर्व राजनयिक, और साथ ही अशोक सज्जनहार साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले तायल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं जो कल पुतिन ने अचानक से अपनी रणनीति में बदलाव किया है? क्या यूक्रेन में जिस तरह से उत्तर पूर्वी इलाकों में उनको हार का सामना करना पड़ा, झटका लगा है, उसके बदले में जवाब के तौर पर यह कार्रवाई की गई है? तायल साहब। देखिए, पुतिन साहब ने बार बार ये कहा है कि मेरे जो उद्देश्य है यूक्रेन में जाने के वो नहीं बदले हैं, और उनका उद्देश्य क्या है कि नेटो का फौजें रशिया के बॉर्डर तक ना आए, नाटो रशिया के बॉर्डर तक आए। इसीलिए उन्होंने डोनेट्स्क और डोनबास को लेने का प्रयत्न किया। उससे काफी उन्होंने कब्जा भी कर लिया है, पर अभी जो खार्किव में रिवर्सल हुए उससे वो थोड़े मिला गए हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने ले लिया है वो वापस नहीं करेंगे, और इसीलिए वहां पर रेफरेंडम कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो 2-3 दिन में अगर रेफरेंडम हुआ और रशिया की सोवियत सुप्रीम बॉडीज ने उस रेफरेंडम के अनुसार डोनेट्स्क और डोनबास के एरिया को रशिया का पार्ट बना लिया, तो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन किक इन कर जाता है, जिसमें रशिया बार बार साहब ने कहा है कि हमें हल्के में ना लें। जैसा आपने बताया, वी विल यूज ऑल मीन्स वी हैव, और पूरी चेतावनी है वेस्ट को कि वो
जितनी मदद वो कर रहे हैं, पर अपनी फौजें वो अगर यूक्रेन में भेजेंगे या यूक्रेन रशिया के ऊपर हमला, तो डोनेट्स्क पे अगर फिर हमला होगा, डोनबास पे हमला होगा यूक्रेन का, तो वो रशिया पर हमला माना जाएगा और उससे बहुत जबरदस्त एस्केलेशन हो सकता है। तो ये वार्निंग है यूक्रेन को और पाश्चात्य देशों को भी, अमेरिका को भी। अशोक जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर से घरेलू मोर्चे पर पुतिन को अभी तक ऐसा लगा था कि मॉस्को में और आसपास के जो बड़े शहर हैं वहां पर इस युद्ध को लेकर कोई ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा था, मोटे तौर पर जनता उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक जिस तरह से रिजर्व सैनिकों को भेजने की बात हुई है, ये भी खबर आई कि वहां से वन वे टिकट फ्लाइट्स के अचानक बहुत ज्यादा बुक होने लगे हैं, लोग वहां से निकलने लगे हैं, क्योंकि सबको डर सता रहा कि कहीं उन्हें भी इस युद्ध में न झोंक दिया जाए। तो क्या इससे पुतिन एक जोखिम मोल ले रहे हैं? अशोक जी, अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। स्कंद जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, यही सवाल आपसे भी। क्या घरेलू मोर्चे पर पुतिन की चुनौतियां बढ़ेंगी यह फैसला करने से, जिसमें उन्होंने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को आंशिक रूप से कूच करने के लिए वहां कहा है? देखिए, अब जो उन्होंने कहा है 3 लाख मोबिलाइजेशन, 3 लाख रिजर्विस्ट कर लिया है, और ये फिर कहाँ तक जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर अगले 4-5 दिन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगे। रेफरेंडम अगर होता है डोनबास रीजन में, और मेदवेदेव जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं रशिया के और इस तरह उनके सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हैं, उन्होंने बहुत वार्निंग दी है कि इसी रास्ते पर डोनबास और डोनेट्स्क में जो लोकल नेता हैं वो सब रशिया के ही हिमायती हैं, और पूरी तरह से जो भी रशिया की पॉलिसी होगी, जो भी उनकी नीतियां होंगी, उसी को वो फॉलो करेंगे। तो ये क्लियर ये दिख रहा है कि रेफरेंडम के बाद ये एरिया कहेंगे कि हम रशिया के पार्ट बनना चाहते हैं, और रशिया की सुप्रीम बॉडी एकदम बहुत जल्दी इसको स्वीकार कर लेंगी, और हो सकता है कि रशिया फिर अपनी और फौजें वहां भेजकर और इस एरिया को और सुनिश्चित करे कि यूक्रेन उसमें आगे ना बढ़ पाए, और यूक्रेन अगर उस पर हमला करता है जी, तो देखिए अभी सिविलियन एरिया फिर ये बहुत बार आगे बढ़ सकती है। स्कंद जी, ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो गीदड़ भपकी नहीं दे रहे हैं, यानी ब्लफिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे गंभीरता से लिया जाए, उनका टोन यही था, वो यही संदेश देना चाहते हैं कि अब जो भी वो कह रहे हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाए, और इसी सांस में उन्होंने जिस तरह से एटमी हथियारों का जिक्र किया, तो ये किस तरह से इस पूरे मामले को गंभीर बना देता है? देखिए, पुतिन साहब के जो भी बयान हैं, जो पिछले आप 1-2 साल से देखें, 3 साल से देखें, यूक्रेन के बारे में बार बार जो वार्निंग थी कि नाटो ना ज्वाइन करे, कम से कम एक एश्योरेंस दे नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, और फिर सब हम जानते हैं कि पिछले वर्ष अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था सितंबर-अक्टूबर का, वो बहुत ही खतरनाक एग्रीमेंट था रशिया के लिए। तो रशिया और पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन जो भी कहते हैं, उसको कोई देश गीदड़ भपकी न समझे, और वो उस रास्ते पर जाएंगे जो उन्होंने बार बार कहा है। मैं समझता हूँ विश्व को ये एक अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए। जी, अशोक जी के पास जाना चाहेंगे। अशोक जी, माफ कीजिएगा, आपसे संपर्क हमारा टूट गया था, लेकिन यही प्रश्न आपसे पूछूंगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए, वो गीदड़ भपकी नहीं दे रहे हैं, ब्लफिंग नहीं कर रहे हैं, और इसी सांस में वो न्यूक्लियर हथियारों की बात भी कर रहे हैं, क्या ये पश्चिम को धमकी है या चेतावनी है? देखिए, मैं समझता हूं जो ये दोनों चीजें हैं, चेतावनी भी है और धमकी भी है। हालांकि उन्होंने कहा है जो ये पश्चिमी देश हैं वो उनको न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो देखिए अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी है, ना सुनी है, जिसमें भी किसी भी पश्चिमी देश ने उनके ऊपर न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने का उन्होंने कोई धमकी दी हो। तो मेरे विचार से जैसे पहले भी उन्होंने वो कहा था जो हमारे ऊपर एक यूक्रेन से अटैक इमिनेंट है, इसी को हम बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे तो ये अगर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं तो बिल्कुल दोनों धमकी भी लगता है, चेतावनी भी लगता है। इसको सीरियसली लेना चाहिए, परंतु ये इसको दर्शाता है जो उनको अब बहुत
जैसे पहले उन्होंने गेन्स किए थे, काफी टेरिटरी उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी, अब उनको पीछे खदेड़ा जा रहा है, अब उनको पीछे बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए वो थोड़ा सी शायद पहले वो जो कीव से निकले थे तो यहाँ पर कम से कम पूर्व की तरफ में आकर वहां पर वो जम गए थे, अब उनको वहां से भी बाहर निकाला जा रहा है। तो थोड़ी सी ये फ्रस्ट्रेशन और नर्वसनेस का मेरे विचार से ये संदेश देता है। परंतु फिर भी ये समझते हुए जो उनका पहला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राष्ट्रपति पुतिन का, तो ये इसको बिल्कुल भी ना धमकी और चेतावनी समझना चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था, जो अब आप बातचीत करके ये सुलझाइए, और वो कह रहे थे जो हम तो बातचीत करने के लिए राजी हैं, परंतु ये बातचीत का तो कोई वो तरीका सामने नजर नहीं आता है। बिल्कुल अशोक जी, क्योंकि अगर बातचीत करनी है, कहते आए थे कि ये एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन हो रहा है, लेकिन अब जिस तरह से रिजर्व सैनिकों को भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को कूच करने का आदेश रूस ने दिया है, तो ये तो युद्ध से कम है ही नहीं, ये तो युद्ध ही कहा जाएगा, या बल्कि कहा जाए कि हमला है। देखिए अखिलेश जी, मैं तो ये कहूंगा जो 24 फरवरी के बाद शुरू हुआ वो ठीक है, अपने को दिल बहलाने के लिए आप कहते रहिए जो ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, परंतु पूरी दुनिया जानती है, अगर आपने 64 किलोमीटर की लाइन लगा दी है कीव के बाहर अपने टैंकों की, तो ये कौन सा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ? ये तो पूरी तरीके से ऐलान जंग है यूक्रेन के ऊपर। वो खुद कुछ भी कहते रहे जो ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, परंतु पूरी दुनिया तो इसको एक पूरे युद्ध के ऐलान के यही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो वैश्विक दबाव की कोशिश थी, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश थी, क्या वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं रूस पर? संक्षेप में चाहूंगा सर जवाब इसका। देखिए, ये जितने सैंक्शंस वगैरह का तो असर रशिया के ऊपर तो कुछ हुआ नहीं, उनका तो रूबल रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और उनके जो एनर्जी है वो पूरी दुनिया खरीद रही है। हमने भी कोई 35,000 करोड़ रुपए के खरीद लिए हैं। तो और देखिए, जैसे शीत आ रहा है वो पूरी गैस बंद कर देगा। पुतिन इस समय पूरी तरह से एक बेलेजेंट मूड में है जी, और वो गैस बिल्कुल बंद कर देने की स्थिति में है। तो यूरोप में जो सैंक्शंस है उनका अधिक गंभीर परिणाम होगा जो रशिया के परिस्थिति, ये मेरा मानना है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो फिर क्वेश्चन करेगी कि भाई ये क्यों लड़ रहे हैं हम, और हमने ही तो यूक्रेन को उकसाया था कि आप नेटो ज्वाइन करिए, और अब हम क्यों पीछे अब अपनी जो एक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको खत्म करें। ये सवाल अमेरिका में उठने शुरू हो गए हैं और यूरोप में भी उठेंगे, क्योंकि राजनेता वहाँ के नेटो EU एक रास्ता बहुत रशिया के साथ एग्रेसिव अपनाना चाहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो आम जनता है वो उस रास्ते पर चलने के लिए शायद तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्कंद तायल साहब, अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि पुतिन की जो नई रणनीति है इसके आखिर जमीन पर किस तरह के मायने हैं। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। पटना में आज आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। लंबे समय बाद माइक पर भाषण देते हुए लालू यादव ने बीजेपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर झुक जाते तो शायद इतने समय जेल में नहीं रहना पड़ता। लालू यादव ने मीडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया अब मोदी का माउथ पीस बन गई है। दंगाई पार्टी के सामने समझौता करते हैं, सब समझौता करते, लेकिन मैं नहीं झुका, मैं झुकने वाला हूं। मैं झुक जाता तो शायद इतना जेल में नहीं रहना पड़ता। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।